नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल टीसीएस फाउंडेशन में। आज इंडियन पॉलिटी की क्लास है जो कि जेटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज क्लास नंबर दूसरा है और इसमें बहुत कुछ पढ़ना है जो कि सिलेबस में अभी तो नहीं आया है, लेकिन सिलेबस के आधार पर अगर हम बेसिक बात करें तो बेसिक तो चीज़ पढ़ना ही होगा। ठीक है, चलिए चलिए आज क्लास का स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए। और रही बात यह पीडीएफ की ना, तो पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पे यह पीडीएफ मिल जाएगा जो कि पीसीएस फाउंडेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। चलिए, आज क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। क्या क्या विशेषता है, क्या विशेषता नहीं है, क्या विशेषता कहाँ से लिया गया है, इस चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। आज का पहला सवाल आपके सामने है कि संविधान हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। बताइए। तो संविधान में जो है ना, भारत तथा इंडिया का नाम उल्लेख किया गया है। ऐसे हम नहीं पढ़ते, हम भारत के लोग भारत को थी प्रस्तावना में। तो इसी प्रकार क्या है कि भारत तथा इंडिया के नाम से उल्लेख किया गया है। किसमें? भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? बताइए। भारतीय संविधान जो है किस दिन से पूर्णतः मतलब लागू हो गया था? बताइए किस दिन से। इस दिन था आपका 26 जनवरी 1950 को। सो है ना, भारतीय संविधान पूर्णतः से लागू हो गया था। ठीक है, चलिए। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? तो सबसे बड़ा व्यापक जो है वो भारत का संविधान है। किनका है? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की विशेषता है सबसे कठोर, सबसे लचीला, अंशतः लचीला, अंशतः कठोर या कोई नहीं। बताइए क्या है? लचीला है, कठोर है, या कुछ लचीला कुछ कठोर है? तो आप लोग जानते भी होंगे, भारत संविधान जो है ना वो अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। लचीला भी है और कठोर दोनों है उसमें। ठीक है, चलिए। लिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? लिखित संविधान की जो अवधारणा का उल्लेख किस सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो सर्वप्रथम पता है कहाँ किया गया था? हम यूएसए में। कहाँ पे किया गया था? अमेरिका में जो है सर्वप्रथम जो है ये लिखित संविधान की अवधारणा है, वहां पर सबसे पहले लिखा गया था। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ किस बात से लगा सकते हैं? पता है क्या लगा सकते हैं? भारत एक गणतंत्र है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बढ़ता, जबकि जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के लिए चुना जाता है, जनता से चुना जाता है, उसको भारत को गणतंत्र माना जाता है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो किस संशोधन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसको क्या बोलते हैं? लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए। जो कि यूपीएससी में सवाल भी पूछा था। ठीक है, चलिए। संविधान सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, चलिए। संविधान के तत्व है और इधर किस देश से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। कहाँ से लिया गया है? बताइए कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसी तरह हम अगर बात करें मूल अधिकार, तो मूल अधिकार पता है कहाँ से लिए हैं हम लोग? ये हम लोग लिए हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इस तरह समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची हम लोग लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिए हैं समवर्ती सूची? तो ऑस्ट्रेलिया से लिए, ऑस्ट्रेलिया। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये आपका कनाडा से लिया गया। ठीक है, चलिए। आप बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से,
मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और भारत राज्यों का संघ है तो संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये लिया गया है आपका कनाडा से। ठीक है, चलिए। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। क्या करना? अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। इसका कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य यही है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। तो पहला कौन सा उल्लेखित है, बताइए, बताइएगा। ये जो है ना आपका पहला संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र है, ये आपका पहला नंबर पर है। ये आपका फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका क्या है, नागरिकता है दूसरा नंबर पे। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य, नहीं सॉरी, राज्य की नीति दिशा तत्व। उसके बाद आपका आता है मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले कौन हो जाएगा आपका, संघ का उसका राज्य क्षेत्र हो गया, क्रमानुसार हम बात कर रहे हैं। तो संघ के कारण ए वाला हो जाएगा पहला। उसके बाद फिर कौन हो जाएगा, नागरिकता हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा राज्य के नीति निषेध तत्व हो जाएगा। और सॉरी सॉरी, पहला संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा राज्य के नीति निषेध तत्व डीपीएस में, और चौथा क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। यानी कि ऑप्शन 1 3 4 2। ठीक है, चलिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बात करें तो कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, या संसद, या धर्म? बताइए कौन सा सर्वोच्च है। तो क्या डीएम हो, क्या पीएम हो, क्या सीएम हो, सबसे आगे कौन है, संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, चलिए। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? लिखित संविधान संघीय लक्षण दिखाता है क्या? नहीं। स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संविधान, अरे अच्छा, दोहरी नागरिकता। क्या दोहरी नागरिकता भारत का संघीय संघ लक्षण नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं होता, सिर्फ एक ही नागरिकता होता है, वो भारत का। और अमेरिका में क्या है, देश के लिए अलग और राज्य के लिए अलग। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एक ही ऑप्शन फर्स्ट टाइम दिख रहा है, पढ़े भी कि नहीं पढ़े, बताइए कौन सा नहीं है। तो दोहरी नागरिकता तो नहीं है, बाकी ये तीन चीज जो है ये है। द्विसदनात्मक विधानमंडल है, अखिल भारतीय सेवाएं है, एकीकृत न्यायपालिका, ये सभी है, लेकिन दोहरी विशेषता नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, चलिए। संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो सरकार के कुछ नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है वेस्टमिंस्टर, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार। ये सब क्या है, ये सभी ऑप्शन जो है ये सही है। संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में वेस्टमिंस्टर, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, इस सभी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए। भारतीय संसदीय प्रणाली यानी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश की संसदीय प्रणाली के समान है? भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश की संसदीय प्रणाली के समान है? तो ये जो है ना संसदीय प्रणाली जो भारत में है वो आपका कहाँ से प्रभावित है? तो ये आपका ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से जो है भारतीय संसदीय प्रणाली, यहाँ से प्रणाली समान है। ठीक है, चलिए। मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, कब किया गया था? पहले 21 वर्ष था, लेकिन 18 वर्ष कब किया गया? तो ये पता है कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1989 में। 1989 में क्या किया गया था ना कि 21 वर्ष जिसका उम्र था उसको हटा करके 18 वर्ष कर दिया, क्या क्या, मतदान की आयु। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, क्या कारण है भारतीय संविधान के बृहद होने का? भारतीय संविधान का बृहद होने का एक कारण है इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों के प्रावधान है।
इसमें क्या प्रावधान है? इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों के प्रावधान है बृहद होने का। संघ एवं राज्य दोनों सरकारों के प्रावधान। भारतीय न्यायपालिका यानी इंडियन जुडिशरी की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है ना, वो आपका लिया गया है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना, वो आपका है भाग 3 में। किस भाग में? भाग 3 में जो है वो वर्णन है आपका मौलिक अधिकार का। अनुच्छेद 356 वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है अनुच्छेद 356? तो अनुच्छेद जो 356 जो है ना, वो वर्णन करता है आपका क्या? राज्य में आपातकाल का। क्या करता है? राज्य में आपातकाल का वर्णन करता है आपका अनुच्छेद 356। ठीक है, चलिए। स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम किस अनुच्छेद में दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार जो किस अनुच्छेद में दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो दिया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। क्या दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, यह दिया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? बताइए। तो वित्तीय आपातकाल जो है ना, वो लगता है अनुच्छेद 360 के। किसके कारण लगता है? अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। ठीक है, चलिए। धर्म के नाम पर किस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस संविधान के नाम पर किस किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है कि नहीं किया जाएगा? तो ये जो है ना, ये आपका है अनुच्छेद 24 कहता है कि धर्म के नाम पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए। युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना, वो लगाया जाता है आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। किसके? अशांति वाला आपातकाल तो लगाया जाता है 352 और 360 क्या था? वित्तीय था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? तो कौन सा प्रदान नहीं किया गया है? देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, ये सही है। लिंग के आधार पर समानता का अधिकार, ये सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सही। लेकिन संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटा दिया गया। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। जीवन का अधिकार आपका क्या है? बताइए। जीवन का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। किस चीज का अधिकार है? जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार हम बात करें तो जीवन का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकार है वो उसकी संख्या कितना है? तो मूल अधिकारों की जो संख्या है ना, वो 6 है। ठीक है, कितना है? 6 है आपका मूल अधिकार की संख्या।
भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है वो नागरिकता प्रदान करता है। क्या आप किसके आधार पर प्रदान करता है नागरिकता? जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, या उपयुक्त सभी। ये तीनों तत्व होना चाहिए। जन्म के आधार पर भी नागरिकता मिलेगा, निवास के आधार पर भी होना चाहिए, देशीकरण के आधार पर होना चाहिए, यानी कि इसमें भी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? जैसे होता है ना ये चक्र, किसका प्रतीक होता है ये? तो ये जो है ना वो आपका प्रतीक होता है न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो प्रतीक है आपका न्याय का प्रतीक चिन्ह। हमारे राष्ट्रगान का मूल स्वरूप किस भाषा में है? हमारे राष्ट्रगान का जो मूल स्वरूप है वो बांग्ला भाषा में है। किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में पढ़ता है आपका हमारा राष्ट्रगान। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी, एकल, दोनों, या कोई नहीं? तो भारतीय संविधान में जो है ना ये आपका क्या करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता। अब भारत के यहाँ एक ही नागरिकता होता है। ये अमेरिका जैसा नहीं दोहरी नागरिकता, ये राज्य का अलग और देश का अलग होगा। हमारे यहाँ एकल नागरिकता होता है। ठीक है, चलिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति, जिसको एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडियन द इंडियन यूनियन, किसमें निहित है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ना वो निहित है आपका राष्ट्रपति में। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में जो है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है। ठीक है, चलिए। लोकतंत्र चतुर स्तंभ का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? लोकतंत्र चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किससे इंगित करने के लिए होता है? लोकतंत्र जो चतुर स्तंभ है शब्द प्रयोग निम्न में से किससे इंगित करने के लिए होता है? ये होता है आपका प्रेस तथा समाचार पत्र। क्या होता है? प्रेस तथा समाचार पत्र ना लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ किसे माना जाता है? तो मीडिया को। ठीक है, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये सब क्या है? तीसरा हो गया, लेकिन चतुर्थ जो है आपका वो प्रेस तथा समाचार पत्र को माना जाता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? बताइए, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ये कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। इसमें क्या कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, चलिए। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय अंग कौन सा होता है? ये होता है आपका कौन? होता है समाजवादी संविधान का। किसका होता है? मौलिक कर्तव्यों का जो समुच्चय सदैव अंग होता है वो समाजवादी संविधान का होता है। ठीक है, चलिए। भारतीय संसद के ऊपरी सदन, जिसको अपर हाउस को कहा जाता है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो भारतीय सदन की जो ऊपरी सदन होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग राज्यसभा। उच्च सदन होता है, अरे आपका लोकसभा क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान में है क्या है? अनुच्छेद कितना है? तो भारतीय संविधान में जो है ना 350 से अधिक क्या है? अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में 350 क्या है? 350 से अधिक हमारा क्या है? अनुच्छेद है। 22 भाग है। ठीक है, चलिए। 12 अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में जो है वो 350 क्या हमारा अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए। चलिए, तो आज आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद आप सभी को। फिर से एक बार झारखंडी जोहार, फिर से नमस्कार।